स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, और पूरी हिस्ट्री का। इसमें हमने एशियन हिस्ट्री भी कवर कर ली, मेडिवल हिस्ट्री भी कवर कर ली। अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चैप्टर के साथ। देखो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। एक 1930 में हुई थी, एक 1930 में हुई थी, एक 1931 में, एक 1932 में, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ क्या था, ठीक है। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1932 में। 1932 में क्या हुआ था, एक कॉम्युनल अवार्ड आया था, कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड कौन लेके आया था इंडिया में, ये लेके आया था बाय रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड कॉम्युनल अवार्ड लेके आया था। इसने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस के लिए क्या करती थी, इलेक्शन सेपरेट करती थी, ठीक है। अभी तक सेपरेट इलेक्शन किस किस के लिए थे, मुस्लिम और हिंदूज और क्रिश्चियन, इनके पास सेपरेट इलेक्टोरेट था ना। अब इसको और आगे भी कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए भी कर दिया था, डिप्रेस क्लासेस के लिए भी क्या कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था, ठीक है। ये कहा किसने था, अभी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमको किसमें, इंडिया में। ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, भी हमको डिप्रेस क्लासेस है ना, जो निम्न जाति की क्लासेस हैं, उनके लिए क्या चाहिए, सेपरेट क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए। ये B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, जो तीनों राउंड के कॉन्फ्रेंस में थे, ठीक है, जो तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में थे। तो इसके कारण ही कॉम्युनल अवार्ड लेके आए थे कौन, आराम से मैकडोनल्ड, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब जो ये कॉम्युनल अवार्ड था ना, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड डिप्रेस क्लासेस के लिए, ये गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी भी डिप्रेस क्लासेस के लिए क्या सेपरेट इलेक्ट्रोड लेके आए। क्योंकि ना गांधी जी को ये लग रहा था भी इससे कारण ना और ये डिप्रेस हो जाएंगे, जो क्लासेस है ना ये और बिछड़ जाएंगे हमसे, अलग अलग हो जाएंगी, इससे यूनिटी टूट रही है इंडिया की, बेसिकली ये कहा था गांधी जी ने। तो गांधी जी को ये वाला कंसेप्ट क्या लगा, अच्छा नहीं लगा अम्बेडकर जी की वजह से जो आया था। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कहाँ पे होते हैं, जेल में होते हैं। गांधी जी कहाँ पे होते हैं, जेल में। कहाँ पे, जेवट जेल में, जेवट जेल पूना में, ठीक है। वहाँ पे क्या करते थे, अंटिल डेथ, ठीक है। हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, फास्ट अंटिल डेथ। और जिसके कारण ये कॉम्युनल वॉर क्या लेना पड़ता है, अंग्रेजों को वापस लेना पड़ता है भी, कहीं ये गांधी मरी ना जाए, क्योंकि ये फास्ट बैठ जाए हंगर स्ट्राइक पे टिल डेथ तक, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या होता है, हमारा कॉम्युनल वॉर वापस ले लेते हैं। और अंबेडकर जी को ये बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। फिर अंबेडकर जी और गांधी को क्या बनाते हैं, इकट्ठे बैठाते हैं और इनसे एक पैक्ट साइन कराते हैं, और ये क्या था, पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है। क्योंकि अंबेडकर और गांधी के बीच में भी क्या हो गई थी, यहाँ पे थोड़ी नोक चोक हो गई थी, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये तो डिप्रेस क्लासेस के लिए क्या चाहते थे, इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड, गांधी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसका नोक चोक हुई, तो इनके बीच में एक पैक्ट साइन कराया, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट साइन कराया। अब जो गांधी तो जेल में है, तो गांधी की जगह किसने साइन किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था, साइन किया था क्या, अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी आउटकम क्या होती है पूना पैक्ट की, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनती है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग बनती है, ठीक है। ये कौन बनाते हैं, गांधी जी बनाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग सेटअप करते हैं गांधी जी। और क्या सेटअप करते हैं गांधी जी, एक वीकली चलाते हैं, वीकली, ठीक है। हफ्ते में एक मैगजीन आती है जिसका नाम कहता है हरिजन, और एक हरिजन सेवक संघ भी बनाते हैं 1932 में। ये सारी चीज़ें बनाते हैं गांधी जी, समझ गए यहाँ तक, समझ गए। और इसके बाद क्या होता है पूना पैक्ट में जो कॉम्युनल बोर्ड है ये क्या कर लिया था, ब्रिटिशर से वापस ले लिया था, और इंक्रीज करती थी रिजर्वेशन सीट्स, और गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कर दिया था, इन्होंने क्या कर दिया था, रोक दिया था पूना पैक्ट के बाद, ठीक है। क्योंकि गांधी क्या बैठ गए थे, फास्ट अंटिल डेथ बैठ गए थे, ठीक है। गांधी ने सोचा भी ऐसे तो डिप्रेस क्लासेस और डिप्रेस हो जाएंगे, पर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या सोचा था, भी हमको रिजर्वेशन देनी चाहिए, ठीक है, SC ST को और डिप्रेस क्लासेस को। तो ये क्या हो गया था, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन करवाया था इन्होंने, समझ गए यहाँ तक। चलो अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद क्या होता है, 1932 के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा आता है वो आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या आता है, अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंस। पहले डायरकी कहाँ पे थी, प्रोविंसेस पे थी ना, प्रोविंस क्या होती है, स्टेट होती है जो हमारी,
इंडिया पूरा एक देश है और ऐसी स्टेट्स को क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। डीआरकी पहले प्रोविंसेस में क्या थी, डीआरकी थी, डीआरकी को क्या करती ख़त्म कर दिया प्रोविंसेस पे, ठीक है। और जो डीआरकी है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, प्रोविंसेस से ख़त्म करके सेंटर पे, सेंटर जो पूरा एक हमारी इंडिया में सेंटर की सरकार होती है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डीआरकी ले आए कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में। और बाइक कैमरा लेजिस्लेशन ले आए, ठीक है। जो स्टेट प्रोविंसेस है ना, प्रोविंसेस वहाँ पे क्या ले आए, बाइक कैमरा लेजिस्लेशन, ठीक है। टोटल हमारी 11 स्टेट थी जब ब्रिटिश का रूल था ना, टोटल तब क्या कितनी स्टेट थी, 11 स्टेट थी। उसमें 6 स्टेट्स में क्या लेते हैं, बाइक कैमरा लेजिस्लेशन ले आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। और क्या फॉर्म होती है, एक चीज़ और फॉर्म होती है, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन भी फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, पर ये कभी भी बट डिड नॉट कम इनटू इफेक्ट, पर ये इफेक्ट में नहीं आती कभी भी, ठीक है। कभी भी ये फॉर्म नहीं हो पाती, पर ये फॉर्म तो करते हैं गवर्नमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, समझ गए। अब इसके बाद होती हैं इलेक्शंस। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शंस, ठीक है। अब जो आप कल के लेक्चर में देखा था ना कि प्रो चेंजर थे, एक नो चेंजर थे। प्रो चेंजर क्या कह रहे थे भी हमको इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होती है, 1937 में एक इलेक्शन होती है, इलेक्शन जिसमें कांग्रेस क्या कहते हैं, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है, कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार जीत जाती है मेजोरिटी के साथ। कितनी, 716 वोट्स मिलती हैं। टोटल कितनी वोट्स थी, टोटल सीट्स कितनी थी, 1161 टोटल सीट्स थी। उसमें से 716 सीट्स कौन ले लेते हैं, कांग्रेस जीत जाती है। और उससे क्या क्या आती है, कांग्रेस जीत जाती है ये इलेक्शन, ठीक है। सारी पूरे इंडिया में इनको मेजोरिटी मिलती है, पर कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे बंगाल में इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, असम में नहीं मिलती मेजोरिटी, पंजाब में नहीं मिलती और सिंध में नहीं मिलती, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में भी इनको क्या नहीं मिलती, मेजोरिटी नहीं मिलती। बाकी सारी जगह में कांग्रेस मेजोरिटी के साथ क्या जाते हैं, जीत जाती है इलेक्शन में, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद होता है कांग्रेस का ये इंपॉर्टेंट सेशन है 1935 के बाद। 1936 में एक कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है 1936 में। बस ये आपको याद करना है, 1936 में एक कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें क्या इलेक्शन का एजेंडा वगैरह डिस्कस करते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और 1936 में ही जो इलेक्शन का कांग्रेस का सेशन होता है लखनऊ में, 1936 में कांग्रेस का यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सभा बनती है, उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा कब बनती है, 36 में। ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो किसान की सॉस का पैकेट होता है ना, छोटा पैकेट, वो 36 रुपये का आता है, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, 36 रुपये का आता है किसान का जो ऐसे छोटा पैकेट होता है, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। फिर और इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो किसान है ना, जिसने किसान बनाई है सॉस, वो क्या है, लखपति है, लखनऊ, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे बनती है, लखनऊ में बनती है। ये फॉर्म कौन करता है, बाय स्वामी सायचंद सरस्वती, ठीक है। किसान को कौन कौन करते हैं, एसएसएस, ठीक है, एसएसएस फॉर्म करते हैं स्वामी सायचंद सरस्वती, ठीक है, समझ गए। ये फॉर्म करते हैं ऑल इंडिया किसान सभा, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इसके पहले एक और पार्टी फॉर्म होती है, ये बस आपको पार्टी याद करनी है। 1934 में एक पार्टी फॉर्म होती है, पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में फॉर्म होती है। इसके मेन लीडर कौन थे, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, एएन देवी, मीनो मानसी, ये सारे किसके थे, कांग्रेस सोशलिस्ट के, ठीक है। सोशलिस्ट देखो, नारायण जी क्या थे, सोशलिस्ट थे, ठीक है, सबका भला चाहते थे, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और राम जी भी देखो, राम जी आगे, ठीक है। और देव जी भी, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और मिठुंदा भी, ऐसे करके सबको याद कर लेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, राम, नारायण, देव, मीनू, ठीक है। चलो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन होता है 1935 के बाद वो होता है 1937 का जो कांग्रेस सेशन है, ये हमने पहले भी किया हुआ, जब मैंने सारे कांग्रेस सेशन किए थे। 1937 में होता है फैजापुर में। ये फैजापुर वाला कांग्रेस सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था जहाँ जो कि कहाँ पे हुआ था, गाँव में हुआ था। फर्स्ट सेशन जो विलेज में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फैजापुर में 1937 में, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र जलगोना डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र जलगोना डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबसे पहला सेशन हुआ था जो गाँव में हुआ था, फैजापुर। फैजापुर कहाँ का गाँव है, महाराष्ट्र का। कौन से डिस्ट्रिक्ट का, जलगोना डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, फैजापुर। अब इसके बाद होता है 1938 में, ठीक है। ये सारी हम कांग्रेस के सेशन देख रहे हैं। 1938 में हरिपुर गुजरात में क्या होता है, कांग्रेस सेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं हमारे प्रेसिडेंट किसके, 1938 में जो हरिपुर गुजरात में क्या होता है, कांग्रेस सेशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, ठीक है।
क्या बनती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में गुजरात में क्या बनती है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसीलिए 1938 का जो गुजरात का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनती है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो गुजरात में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है ना, तो गुजरात के बंदे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो प्लान करके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा प्लान करके चलते हैं, फैक्ट्रीज कैसे चलनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके उसे याद करना है। नेशनल प्लानिंग कमेटी कहाँ पे बनती है, गुजरात में। और जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। और जो इसको सुभाष चंद्र बोस जी को कैसे याद करते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट से याद कर लेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही प्लानिंग करके चलते हैं, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे गुजरात में, ठीक है। कैसे ट्रिक करके आप बस इसको याद कर लेना, 1938 में ये बनता है गुजरात में, ठीक है। अब इसके बाद आती है 1939 में इलेक्शंस होती हैं। देखो गांधी जी जो थे ना, उनकी किनके साथ नहीं बनती थी, बी आर अम्बेडकर के साथ थोड़ी नहीं बनती थी ना, ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी इनकी थोड़ी नहीं बनती थी गांधी जी की, ठीक है। तो फिर गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी क्या थोड़े ठीक नहीं लगते हैं, ठीक है। तो फिर हर साल क्या होती है, इलेक्शन होती थी ना कांग्रेस सेशन के लिए। तो फिर अगले साल भी त्रिपुरा सेशन हुआ, जिसमें गांधी की तरफ से कौन खड़ा हुआ, पता भाई सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जी, ये दोनों खड़े हुए इलेक्शन में, और पता भाई हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर गए, जीत गए, ठीक है। गांधी के जो लीडर थे उनको हरा के ये खुद जीत गए, समझ गए। तो ये सेशन कहाँ पे होता है, हेल्थ इन त्रिपुरा जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। पर फिर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं, थोड़े रिस्पेक्ट दिखाते गांधी को, और क्या करते थे, अपने प्रेसिडेंसी से क्या लेते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी से क्या करते थे, रिज़ाइन करते हैं, सुभाष चंद्र रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भी ऐसे करके तो हमारे आपस में क्या लड़ाई हो जाएगी, हमको आपस में नहीं लड़ना, हमको क्या करना है, पूरे देश को आज़ाद कराना है। तो इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते थे, रिज़ाइन करते थे कांग्रेस से, और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, वो क्या है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। कब, 1939 में। इसके बाद क्या बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कहाँ पर बनाते हैं, यूपी में, ठीक है, विद इन कांग्रेस के अंदर एक ही बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। समझ गए ये चीज़, ये था त्रिपुरा सेशन, जिसमें थोड़ा क्राइसिस हो गया था सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में, ठीक है। चलो अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ो, ठीक है। इसके बाद 1939 में होती है वर्ल्ड वॉर 2 होती है बिगिन, ठीक है। आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं, पर थोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में फिर भी पता होना चाहिए। 1939 में होती है वर्ल्ड वॉर 2, दो साइड होती है, एक अलाइड साइड होती है, दूसरी एक्सिस, इन दोनों के बीच में होती है वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अलाइड साइड में कौन कौन सी कंट्री थी, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर। ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर कहाँ पे थी, अलाइड साइड, और एक्सिस साइड में कौन थी, जर्मनी, इटली, जापान। बेसिकली जो ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर है, ये जीत जाते हैं, और ये क्या हार जाते हैं, क्योंकि जापान पे क्या फेंक देती है, यूएसए बॉम्ब फेंक देती है, तो वो भी हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे जाके, ठीक है। जो अडोल्फ हिटलर है ना, इनकी वर्सी होती है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अडोल्फ हिटलर कहते हैं कि नाजी थे जर्मनी के, और यूएसएसआर के भी अटैक पोलैंड। अडोल्फ हिटलर जो थे ना, नाजी जर्मनी के और यूएसएसआर, ये मिलके कहाँ पे अटैक करते हैं, पोलैंड पे अटैक करते थे, ठीक है। पोलैंड पे क्या करते थे, अटैक करते थे, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 होती है हमारी, ठीक है। चलो ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं, तो बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, अडोल्फ हिटलर और नाजी और यूएसएसआर। अडोल्फ हिटलर कहते हैं कि नाजी थे जर्मनी के, और यूएसएसआर किस पे अटैक करते हैं, पोलैंड पे, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 होती है, ठीक है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद करनी है, अडोल्फ हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी थी ना, इन्होंने खुद ने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मैन कैफ, ठीक है। मैन कैफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, हिटलर की, ये भी आपको याद करनी है। समझ गए यहाँ तक। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर 2 क्यों पढ़ी है हमने, अब देखो ये वर्ल्ड वॉर 2 क्यों पढ़ी है। देखो पॉलिटिकल मूव्स, देखो जो इंडिया थी ना, वो न्यूट्रल थी, ना ही वो लाइट की तरफ जाना चाहती थी, ना ही वो एक्सेस की तरफ जाना चाहती थी, ठीक है। पर जो हमारे ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने ना क्या कह दिया, उन्होंने ना इस वॉर में ये डिक्लेयर कर दिया भी इंडिया किसकी तरफ है, एलाइड की तरफ है, ब्रिटेन की तरफ है, ठीक है। ये बात कांग्रेस को क्या नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो कांग्रेस रिज़ाइन ऑल द मिनिस्ट्री, और कांग्रेस ने फिर इसके कारण ये बात अच्छी नहीं लगी ना, तो इसके कारण कांग्रेस ने अपनी सारी मिनिस्ट्री से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। कब, 1939 में क्या कर दिया, अपनी सारी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया, भी आपको बिना पूछे हमको अपने वॉर में कैसे शामिल कर रहे हो, ठीक है। रीज़न क्या था, ब्रिटेन अनाउंस इंडियस वर इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 2 विदाउट कंसेंस, ठीक है। इसके कारण क्या कर दिया, कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया अपनी सारी मिनिस्ट्री से। कांग्रेस ऑफर टू वॉइसरॉय, फिर वॉइसरॉय उस टाइम कौन था,
लिथको ने ना कांग्रेस को फिर क्या किया मनाने के लिए ऑफर दिए। क्या ऑफर दिए? भी हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड मान लेंगे, ठीक है, और क्या डिमांड मान लेंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी डिमांड आपकी क्या मान लेंगे, ठीक है। पर कांग्रेस इससे मानी नहीं, ठीक है, इसे क्या नहीं मानी नहीं। फिर क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? एक मिनट, हाँ है आगे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो कांग्रेस जो हमारी ब्रिटिश है ना वो लेके आते हैं एक अगस्त ऑफर लेके आते हैं ब्रिटिश, ठीक है। भी कांग्रेस को लड़ाई में कांग्रेस को नहीं, इंडिया को लड़ाई में शामिल करने के लिए अगस्त ऑफर लेके आते हैं टू क्रिप्स मिशन, ठीक है। अगस्त ऑफर क्या था? 1940 में लेके आते हैं अगस्त ऑफर। इसमें क्या देते हैं? इसमें कहते हैं भी हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे, ठीक है। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, पीएम कौन था? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के पीएम। ये भी आपको थोड़ा याद होना है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अगस्त ऑफर में क्या था? भी आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे, डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस क्या था? बी डोमिनेंस स्टेटस तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था भी रूल तो हम रूल चाहे आप ब्रिटेन आप ही करना, ब्रिटेन वाले ही करना, पर जो हम लॉ वगैरह बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? इंडियंस बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। ये था डोमिनेंस स्टेटस के अंदर। पर अब क्या कर दिया? डोमिनेंस स्टेटस क्या हो गया था? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने कहा हमको डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उन्होंने दोनों ने क्या कर दिया? डोमिनेंस स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया। और गांधी ने एक स्टेटमेंट भी कहा था, ये डोमिनेंस स्टेटस है ना, ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक एंड अ फॉलोइंग बैंक, ठीक है। गांधी ने जो डोमिनेंस स्टेटस है इसको क्या कहा था? भी ये अब तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, पुराना चेक हो गया, अब हमको ये चेक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। अब अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में अलग अलग बंदों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लॉन्च बाय गांधी जी, इंडिविजुअल भी अलग अलग, अब इकट्ठे सत्याग्रह नहीं करना, अब अपने अलग अलग बंदे अपने अपने सत्याग्रह करो एक लीडर बन के, ठीक है। तो लॉन्च बाय गांधी। सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो किसने किया था? विनोबा भावे ने। जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, और ब्रह्मदत्त ने। इन सब ने क्या किया? स्टार्ट कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। किसके रिस्पॉन्स में? अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में। समझ गए यहाँ तक? 1940 में आया था जो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ऑफर लेके आते हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन कौन लेके आता है? बाय स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये भी डोमिनेंस स्टेटस बोलते हैं, भी डोमिनेंस स्टेटस देंगे, डोमिनेंस स्टेटस। फिर कांग्रेस कहती है नहीं मानेंगे हम, कांग्रेस को डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए। और क्या क्या प्रपोजल आते हैं क्रिप्स मिशन के? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भी आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इंडिया में, ये देते हैं। और क्या कहते हैं? इंडियन यूनियन एंड डोमेस्टिक स्टेट डोमिनेंस स्टेटस को क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, भी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, ये क्रिप्स मिशन लेके आता है, ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना सकते हैं, ये क्रिप्स मिशन में कहते हैं वो। पर ब्रिटिश क्या करेगी? ब्रिटिश अपनी अथॉरिटी कंटिन्यू रखेगी, ब्रिटिश का राज रहेगा, पर लॉ वगैरह कौन बनाएगा? हमारा लॉ वगैरह कौन बना सकते हैं? इंडिया से बना सकते हैं। ये था क्रिप्स मिशन के अंडर, ठीक है। जैसे नाम की सरकार, जैसे अभी जो प्रेसिडेंट होता है, आपको पता है प्रेसिडेंट, वो एक नाम का ही होता है, बस वो साइन ही करता है, एक तरह से साइन ही करते हैं। ऐसे क्रिप्स मिशन भी जो ब्रिटिश होगी वो क्या बन जाएगा? एक तरह के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सिर्फ साइन ही करा करेंगे, बाकी सारा काम तो इंडियंस करा करेंगे, ठीक है। ये प्रपोजल लेके आया था क्रिप्स मिशन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और डोमिनेंस स्टेटस, ठीक है। तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता, क्रिप्स मिशन को भी क्या करते हैं? नहीं। फिर इसके बाद उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो अब क्या कहते हैं? बहुत हो गया। गांधी जी ओके क्या स्टार्ट करते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, भी अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में क्या करते थे स्टार्ट? 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देते। कौन? कांग्रेस के सारे लीडर्स, ठीक है। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस 1942 में क्या करते हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट करते हैं कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। यहाँ पे ये करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये? ग्वालिका टैंक बॉम्बे से ये स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और गांधी ने एक नारा दिया, भी अभी करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। या तो अभी अब आज़ादी मिल जाएगी अभी हमको, या नहीं मिलेगी। फिर डू और डाई का नारा दिया किसने? गांधी जी ने। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, ये मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इसका, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने सपोर्ट नहीं किया था? नॉट सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा इन महाराष्ट्र, ठीक है। इन दोनों ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, ये भी आपको थोड़ा याद करना है।
क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐसे ग्वालियर का टैंक को कैसे याद करेंगे? अभी टैंक टैंक चढ़ा देंगे अभी आपके अंग्रेज़ों के ऊपर, अगर आपको अभी हमने आज़ादी नहीं दी, इसको वैसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। और वर्धा को कैसे याद कर सकते हैं? महाराष्ट्र को आप याद ही कर लें, ठीक है। इतनी ट्रिक्स नहीं हम याद करते, महाराष्ट्र को आप याद ही कर लेना, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये महा आंदोलन था, महा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। महा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से, महा करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है, और अंग्रेज़ों को पता था इसके बारे में। पहले ही दिन से सारे लीडर हैं ना, सारे लीडर को क्या कर लेते हैं अंग्रेज? अरेस्ट कर लेते हैं। तो फिर ये क्या होता है? कोई लीडरलेस मूवमेंट हो जाती है। ये क्या बन जाती है? लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि सारे जो लीडर्स हैं इनके, उनको क्या कर लेते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है? लीडरलेस मूवमेंट बन जाती है, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है इसमें, वो क्या होती है? अरुण असफ अली प्रेसिडेंट ओवर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो ये वर्किंग कमेटी थे, उनके क्या थे? प्रेसिडेंट थे कौन? अरुण असफ अली। ये होस्ट करते हैं फ्लैग, इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं यहाँ पे ग्वालियर का टैंक पे, बॉम्बे में। अरुण असफ अली क्या करते हैं? इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। सारे लीडर्स को क्या करते हैं? जेल कर देते हैं। अब ये लीडर्स बन गई, पर अब क्या करते हैं? ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं। सारे जो बाकी के थोड़े बहुत लीडर थे वो क्या चलते हैं? अंडरग्राउंड चले जाते हैं, और अंडरग्राउंड जाके क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो अंडरग्राउंड जाते हैं वो ऊषव मेहता जी क्या करते हैं? लॉन्च अंडरग्राउंड रेडियो। यू से अंडरग्राउंड, यू से ऊषव मेहता, ठीक है। अंडरग्राउंड रेडियो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं? बॉम्बे में। अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे में स्टार्ट करती हैं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। और पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, अंडरग्राउंड पैरेलल गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। बलियाल डिस्ट्रिक्ट में कौन बनाता है? चीतू पांडे। तमलुक में कौन बनाता है? जातीय सरकार। सतारा में प्रति सरकार। ये पैरेलल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। चीतू ऐसे करके जा सकते हैं, बीसी तेज है, एसपी भी, बीसी और एसपी तेज हैं, ऐसे करके उसको याद कर लेंगे, ठीक है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पीसी, ठीक है। बीसी और टीजी, ऐसे करके उसको याद कर लेंगे कौन कौन सी सरकारें बनती हैं, समझ गए यहाँ पे। और जो जातीय प्रतारी सरकार है, इसके थोड़े आपको 2 लीडर्स भी याद करने हैं, वो हैं वीबी चौहान और नाना पाटिल। ये बनती है हमारी पैरेलल गवर्नमेंट, किसके अंदर? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। और गांधी तो जेल में ले गए, पर गांधी ने क्या कहा? जेल में से अनाउंसमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। 4-5 अनाउंसमेंट करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब नॉट टू रिज़ाइन बट टू लॉयल टू INC। ये गांधी का क्या था? भी रिज़ाइन मत करो अपनी सर्विस से, गवर्नमेंट की सर्विस से रिज़ाइन कर रहे थे ना लोग, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ। तो कहते हैं रिज़ाइन मत करो, पर इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उनके खिलाफ क्या रहो? रॉयल रहो, क्योंकि रिज़ाइन करोगे तो पैसे कैसे आएंगे हमारे पास, ठीक है। और सोल्जर्स को भी कहा नॉट टू रिज़ाइन मत करो, और नॉट टू फायर, और किसी पे फायर भी मत करो, ठीक है, क्योंकि पैसे चाहिए। तो सोल्जर्स को ये कहा। और पीजन को क्या कहा? नॉट टू पे, टैक्स मत पे करो किनको? लैंडलॉर्ड और जमींदार को, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, जो ब्रिटिशर के लॉयल थे ना, उनको क्या करो? टैक्स मत पे करो, ठीक है। जमींदार के बारे में मैंने पहले बताया, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको टैक्स मत पे करो। ये किसको कहा? पीजेंट्स, फार्मर्स को, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, ये थोड़ा आपको अलग से बताना चाहिए। ये गांधी ने निकाला था। जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, वो सपोर्ट में थे किसके? रूलर्स के। इफ़ ही इज़ एंटी गवर्नमेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, जो प्रिंसली स्टेट को क्या करो? सपोर्ट करो, अगर वो एंटी गवर्नमेंट है, अगर सरकार के खिलाफ है, ठीक है, तो उनको क्या करो? सपोर्ट करो प्रिंसली स्टेट्स को। ये किसे कहा था? गांधी ने कहा था। ये सारी चीज़ें समझ गए यहाँ तक। अब होता है पार्टीशन, टूवर्ड पार्टीशन। अब पार्टीशन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। ये क्या था? अंडरग्राउंड जो एक्टिविटी चली थी। अब चलते हैं टूवर्ड पार्टीशन। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे होता है। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करता है कौन? मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इस दिन को क्या करते हैं? 23 मार्च 1900 क्या करता है? पाकिस्तान अपना क्या बनाता है? पाकिस्तान डे बनाता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला आता है, CR फॉर्मूला कौन लेके आता है? राजाई फॉर्मूला। इसको राजाई फॉर्मूला भी कहते हैं। ये कौन लेके आए? सी राजा गोपालाचार्य लेके आते हैं 1944 में, ठीक है। ये बेसिकली CR फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला था कि इससे ये चाहते थे भी पाकिस्तान इंडिया से अलग ना हो। ये लेके कौन आता है? ये लेके आते हैं CR गोपालाचार्य, CR फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसको राजी फॉर्मूला भी आता है, बस ये फेल हो जाता है, क्योंकि जो जीना था ना, वो चाहता ही था भी पाकिस्तान अलग हो इंडिया से, ठीक है, किसी भी हालत में, ठीक है। और क्या आता है?
दिसाई लिकट पैक्ट, ये दिसाई लिकट पैक्ट साइन होता है, ठीक है। दिसाई लिकट पैक्ट साइन होता है किसके किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। मुस्लिम लीग इंडिया पाकिस्तान अलग बनाना चाहती थी। जो क्या था, बलू भाई देसाई थे कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन से? लिकत अली खान। लिकत अली खान के बीच में क्या साइन होता है? दिसाई अली पैक्ट, ठीक है। ये इनके बीच में साइन होता है। फिर इसके बाद इनके बीच में साइन होता है भी, अब पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनके बीच में साइन होता है। इसके बाद आता है वेवर्स प्लान आता है। वेवर्स प्लान कब आता है? वेवर्स प्लान बाय द वॉइसरॉय वेवल। वेवर्स प्लान वॉइसरॉय वेवल लेके आता है 1945 में, ठीक है। ये कहाँ पे लेके आता है? शिमला कॉन्फ्रेंस में। शिमला कॉन्फ्रेंस में होता है ये। पर इसमें भी इन दोनों को इकट्ठे बिठाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। पर मुस्लिम लीग यहाँ पे भी क्या करते थे? मना करते थे, अभी हमको इंडिया में नहीं रहना, हमारा अलग देश बनाओ, ठीक है। समझ गए? चलो, अब 1945 में एक वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना अभी हमारी 1900 का 1930 अभी देखा था ना हमने 1939 में वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो 1939 में अब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे होती है वो देखो। 1945 में क्या, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दो सिटीज़ हैं, कहाँ की? जापान की। वहाँ पे बॉम्ब फेंक देते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को रिस्पेक्टिवली। हिरोशिमा में कौन सा बम फेंकते हैं? लिटिल बॉय। ये परमाणु बम थे, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट बॉय फेंक देते हैं इन दोनों शहरों पे, और ये शहर पूरे के तरह तबाह हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह तबाह हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर जो बम होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। पूरी तरह से शहर को तबाह कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? वॉर खत्म हो जाती है, क्योंकि जापान तो पूरी तरह से तबाह हो जाए दो बॉम्ब्स के कारण। कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब की वजह से, ठीक है। ऐसे क्या हो जाता है? 1945 में वॉर ख़त्म हो जाती है। समझ गए यहाँ तक? अब देखते हैं थोड़ी इंडियन नेशनल आर्मी। हमारी इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनी थी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक मिनट, एक इसमें वो है। चलो, अब देखते हैं 1945 इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनती है? इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। अब इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाता है ये आपको याद करना है। सुभाष चंद्र बोस जी निकालना, ठीक। मोहन सिंह जी बनाते हैं इसको, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाता है? मोहन सिंह जी बनाते हैं, ठीक है। मोहन सिंह जी बनाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। कैसे बनाते हैं देखो, जापान के साथ लड़ाई थी, इंडियंस जो थे जापान ब्रिटेन की साइड से लड़ रहे थे। तो जो जो जापान ने किनको पकड़ लिया था? इंडियंस को पकड़ लिया था। प्रिजन्स ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। ऐसी जापान ने किनको पकड़ लिया था? इंडियंस जो आर्मी थी उनको पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था। तो मोहन सिंह जी इनके पास गए, जापान के पास गए, और उन्होंने कहा भी ये प्रिजन्स है ना, ये तो अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं लड़े थे, ये तो हमारे इंडियंस हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। और फिर इन्होंने छोड़ देते जापान वाले, और ये क्या बनाते हैं? नेशनल आर्मी बनाते हैं, ऐसे करके इंडियन नेशनल आर्मी, प्रिजनर ऑफ वॉर के से, ठीक है। जो जापान में हमारे कैदी थे ना, जो इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी मदद से क्या बनाते हैं? हमारे इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। कौन? मोहन सिंह जी। कब बनाते हैं? 1942 में, 1942 में, ठीक है। मेड इन INA कहाँ पे बनाते हैं? सिंगापुर में। सिंगापुर में ले जाते हैं इन सबको, और यहाँ पे क्या बनाते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं 1942 में, ठीक है, ठीक है। मोहन सिंह जी। फिर लेटर इसको कौन लीड करता है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी घोष नहीं है, रास बिहारी बोस हैं, ठीक है। ये करते हैं लेटर, इसको लीड करते हैं INA को, ठीक है। फिर लेटर चेयरमैनशिप किसके पास चले जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के पास। ये होते हैं इनके मेन बाद में लीडर बनते हैं जो, ठीक है। रास बिहारी बोस, फिर कौन ले जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1921 में रिटर्न टू इंडिया बाय क्विटिंग ICS, ठीक है। ICS को ये क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं। ICS इंडियन सर्विस सर्विसेज भी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या होता है? क्लियर किया होता है। उसको क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं, और रिटर्न टू इंडिया बाय क्विटिंग ICS, ठीक है। यहाँ तक समझ गए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और फाउंड आज़ाद हिंद फौज। क्या क्या बनाते हैं? आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। ICS को क्या करके? क्विट करके। और क्या बनाते हैं? फ्री इंडिया लीग, टाइगर लीग बनाते हैं 1943 में। लेटर बर्ज इन INA, और इसको लेटर किस में मर्ज कर देते हैं? INA में मर्ज कर देते हैं इन सारी फौज को। क्या क्या फौज बनाते हैं? आज़ाद हिंद फौज, फ्री इंडिया लीग और टाइगर लीग। इन सबको किस में मर्ज कर देते हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी में, ठीक है। और ये बहुत बड़ी क्या बन जाती है? हमारी इंडियन नेशनल आर्मी फौज बन जाती है। समझ गए यहाँ तक? इन सबको इसमें मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ना, इनको एक जापान के जो लोग हैं इनको क्या देते हैं? एक अवार्ड भी देते हैं। क्या देते हैं अवार्ड? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसको देते हैं अवार्ड? सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं मिलता, ये मिलता है रास बिहारी बोस जी को। रास बिहारी बोस जी को मिलता है क्या मिलता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं मिलता, रास बिहारी बोस को मिलता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
जापान के लोग इसको वोट देते हैं। आर से राइजिंग, आर से रास्पबेरी बोथ, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जो ये हमारे, हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, ये जर्मनी में जाते हैं। ठीक है, जर्मनी में जाते हैं अडॉल्फ हिटलर से मिलने। अडॉल्फ हिटलर से मिलने जर्मनी में जाते हैं, पर अपना बेस बदल के जाते हैं, अपना सूडो नेम, अपना नाम चेंज करके लेते हैं। अपना नाम क्या रख के जाते हैं? ओरलैंडो मोस्टोआ। ओरलैंडो मोस्टोआ नाम रख के अपना किसके पास जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को मिलने जाते, अडॉल्फ हिटलर को मिलने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कब? 1942 में। ठीक है, 1942 में, ताकि इनकी फ़ौज और तकड़ी हो पाए। ठीक है, हिटलर को मिलने जाते हैं, क्या नाम रख के? ओरलैंडो मास्टोआ इन 1942। समझ गए? यहाँ तक समझ गए ना? और कोल्ड एज, ठीक है। और ये एक वुमेन रेजिमेंट फोर्स, जैसे आर्मी बन गई ना, तो आर्मी के अंदर एक वुमेन रेजिमेंट भी होती है। वुमेन रेजिमेंट को क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वुमेन, जो वुमेन की फोर्स थी उनको क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। वुमेन रेजिमेंट भी बनाते हैं ये कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, कोल्ड एज पैट्रियट और पैट्रियस। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था गांधी जी ने। देशभक्तों के देशभक्त बोला था गांधी जी ने, किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों के देशभक्त बोला था गांधी जी ने। ठीक है, वैसे लड़ाई तो थी, पर इनको एक साथ भी रखना था ना भी। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर इंडिया कैसे आज़ाद होगा? तो ऐसे करके इन्होंने, गांधी जी ने इनको नाम भी दिया था क्या? देशभक्तों के देशभक्त, पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स। ठीक है, ये टाइटल किसे दिया था? गांधी जी ने दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब क्या होता है? 15 अगस्त को जापान क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करते भी जापान सरेंडर कर देते हैं World War II में, क्योंकि इन पे तो बम फेंक दिए। जापान क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं 15 अगस्त को क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, वो देख नारा देते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं। कब? 18 अगस्त को देते हैं। ठीक है, और पर एक कारणवश सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है। कब? 1945 में। कैसे डेथ हो जाती है? ये जहाज़ से कहीं जा रहे थे। ठीक है, सिंगापुर से कहीं जा रहे थे, उसमें क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस जी की क्या होती है? डेथ हो जाती है 1945 में। ठीक है, और जैसे गांधी ने इनको ये पहले नाम दिया था ना, और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी को क्या बोला था? फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन गांधी को किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है, थ्रू सिंगापुर रेडियो। सिंगापुर के रेडियो से बोला था गांधी को फादर ऑफ नेशन। ठीक है, लड़ाई तो थी, पर एक साथ रखना है, तो ऐसे करके उन्होंने एक दूसरे को टाइटल दिया फादर ऑफ नेशन का। टाइटल किसने दिया? गांधी को टाइटल दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्होंने एक और नाम भी दिया, एक और नारा भी दिया था। एक तो चला दिल्ली चलो, एक दिया था गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, आई शैल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको आज़ादी दूंगा। और जय हिंद का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 3 नारे थे, गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, जय हिंद और दिल्ली चलो। और गांधी जी ने क्या नारा दिया था? डू और डाई का। ये सारे नारे भी आपको थोड़े याद करने हैं। ठीक है, अब जो INA है ना, INA, अब वो तो जापान तो हार गया, तो INA जब इंडिया में वापस आती है ना, इंडियन नेशनल फोर्स, इंडियन नेशनल आर्मी, इनके ऊपर चलते हैं ट्रायल्स। क्यों चलते हैं ट्रायल्स? भी आपने हमारे साथ देश विरोधी किया, देश के खिलाफ क्या किया आपने? अच्छा नहीं किया, तो इसके खिलाफ क्या कहते हैं? ट्रायल्स चलते हैं। ठीक है, देश विरोधी का नाम कहते हैं। तो फिर ये तो बहुत बड़ी फोर्स थी ना, बहुत बड़ी फोर्स थी। तो ये बड़ी फोर्स को क्या किया? इनके लीडर्स को बुलाया, सिर्फ उन पर ट्रायल्स चले। कौन कौन थे? प्रेम कुमार साइगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, इसमें सब के एक लीडर बुलाए। देखो, ये सिख से रेट करते हैं, सिख के एक बुलाए, प्रेम सिंह ये हिंदू से, ये कहाँ से? मुस्लिम से। सबके क्या बुलाए? लीडर बुलाए, उन पर ट्रायल चला। पर ये ट्रायल से ना, ये क्या ट्रायल इतने अच्छे से चल नहीं पाए, क्योंकि पूरा इंडिया इनके खिलाफ था, इनके अंग्रेजों के खिलाफ, और इनके साथ था INA के साथ। तो इसके कारण ये अच्छे से चल नहीं पाए। तो सारे एडवोकेट भी किनके साथ थे? INA के साथ थे। ठीक है, जो इंडियन एडवोकेट थे। तो इसके कारण जो INA था, ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो फिर INA को क्या कर दिया? इनको सबको क्या कर दिया? छोड़ दिया, भी आप जाओ, कोई नहीं, ट्रायल्स छोड़ दिए। ठीक है, ये हुए कहाँ पे थे? फर्स्ट ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, 1945 में हुआ था सबसे पहला इन पे क्या ट्रायल। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि जापान में क्या करें इन्होंने? देश विरोधी किया। ठीक है, ये था हमारा INA ट्रायल। इसके बाद एक और ट्रायल होता है, वो होता है रॉयल इंडिया नेवी म्यूटनी। रॉयल इंडिया नेवी म्यूटनी, जो नेवी में थे ना हमारे इंडियन लोग थे, उनकी ना जो हालत थी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो खाना था ना, आपको पता ही नेवी में खाना 6-6 महीने तक, 6-6 महीने हमको शाज में ही रहना पड़ता है। जो खाना होता था बहुत ज़्यादा क्या होता था? लो रेट का खाना मिलता था, क्योंकि जो 6 महीने बाद क्या होता था? खाना सड़ जाता था। ठीक है,
तो रेटिंग लो पोस्ट, ठीक है, जिसके कारण फिर रॉयल इंडियन नेवी ने क्या कर दी, म्यूटनी कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। जो इंडियन नेवी थे ना, जो इंडियन नेवी के बंदे थे, उनको क्या कहते हैं, उनको पोस्ट भी लो देते थे, बहुत लो पोस्ट में रखते हैं, ठीक है। जो अंग्रेज थे उनको हाई पोस्ट पे रखते थे। तो इसके कारण रॉयल इंडियन नेवी ने क्या कर दी, इनका म्यूटनी कर दी। कब? 14 फरवरी 1946 पे, 14 फरवरी 1946 को HMS तलवार प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनकंडीशनल फूड, ठीक है। किसने की थी ये? HMS तलवार लेके चले गए, ठीक है, शिप पे तलवार लेके चले गए, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1946 को इसको कहते हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। ये आपको बस डेट याद करनी है और किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। समझ गए यहाँ तक? अब देखो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब हमको क्या, अब अंग्रेजों को क्या होगा भी, हम तो अंग्रेज क्या बेचते हैं, इतना विरोध होता है, कैबिनेट मिशन बेचते हैं अंग्रेज, ठीक है। कब? 1946 में। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन बेचक होता है क्लेमेंट एटली कौन थे? पीएम थे ब्रिटेन के। जब कैबिनेट मिशन जाए इंडिया में भेजते हैं, 3 मेंबर का मिशन मिलता है, ठीक है। कौन कौन था कैबिनेट मिशन के अंदर? स्टैफर्ड क्रिप, AV अलेक्जेंडर और पीटिक लॉरेंस, ये चेयरमैन थे, पीटिक लॉरेंस, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप, AV अलेक्जेंडर और पीटिक लॉरेंस, ठीक है। ये सबको क्या कहते हैं, एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं इंडिया में। और कैबिनेट मिशन के आउटकम होता है डिमांड फॉर पाकिस्तान को अलग करना है। इसकी डिमांड क्या होता है? एक्सेप्ट नहीं करते। कौन? इसकी डिमांड नहीं थी कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान को अलग नहीं करना, ठीक है। पर रीजनल ग्रुपिंग थी। रीजनल ग्रुपिंग कैसे? भी ऐसे हम रीजन में ग्रुप बांट देंगे, ठीक है। ये सिख रीजन हो जाएगा, हिंदू रीजन हो जाएगा, मुस्लिम रीजन हो जाएगा, ऐसे करके हम रीजन में बांट देंगे। ये रीजनल ग्रुपिंग की प्रपोजल था इसमें, पर पाकिस्तान को अलग करने का प्रपोजल इसमें नहीं था, ठीक है। तो फिर ये क्या था, जीना को गुस्सा चढ़ता है भी ऐसे कैसे हमारा पाकिस्तान प्रपोजल नहीं है, भी पाकिस्तान के बारे में कहीं भी बात नहीं हो रही। तो फिर जीना को गुस्सा चढ़ता है और फिर वो क्या चलता है, वॉयलेंस में उतरा था, ठीक है। फिर 16 अगस्त 1946 को जीना क्या कहते हैं, डायरेक्ट मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे अब्जॉर्व करता है, डायरेक्ट एक्शन डे। और कलकत्ता में बहुत ज़्यादा किलिंग होती है, बहुत ज़्यादा कलकत्ता में किलिंग होती है, ठीक है। और गांधी हेयर ऑन 15 अगस्त 1947, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कलकत्ता में क्या होती है, बहुत ज़्यादा किलिंग होती है, जिसके कारण फिर अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया, अब हत्या होने लगी। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, भारत को इस हिस्से और इस हिस्से को किस में बांट देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं, ठीक है। ये भारत का इसका और ये वाला भारत का इसका, वेस्ट बंगाल वाला ये किसको दे देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं, ठीक है। और कलकत्ता में गांधी कब जाते हैं, एक बार 15 अगस्त 1947 को, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, पार्टीशन कर देते हैं 1947 में, जब इतनी ज़्यादा क्या डायरेक्ट डे में क्या कर जाए, हत्या वगैरह होने लग जाए 16 अगस्त 1946 को। तो जून 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट साइन होता है, ठीक है। ये हमारा इंडिया इस साइड को मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है, ये पाकिस्तान को दे देते हैं। और ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा ये भी किसको दे देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया, ठीक है। तो फिर 1947 को इस पर साइन भी करते थे भाई, ये पाकिस्तान को हम दे देते हैं। अलग अलग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 को, इसी को माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पार्टीशन प्लान है जो माउंट बैटन प्लान लेके आया था। और ये लास्ट गवर्नर होता है हमारे इंडिया का, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, माउंट बैटन, क्योंकि यही बस इसके बाद तो आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। क्यों पाकिस्तान में हो गया और बाकी इंडिया के अंदर आ गया, ठीक है। तो माउंट बैटन इसको साइन करते थे भाई, अलग अलग करते थे कि इसको पाकिस्तान और इंडिया को, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद भारत से अंग्रेज चले जाते हैं और इसके बाद सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है, उसका नाम क्या था, सी राजा गोपालाचार्य। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडियन बंदा ये, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन बंदा है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सी राजा गोपालाचार्य। इसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट है ना, इसको ही क्या करते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एंड लास्ट ही है फिर, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो इंडियन था, सी राजा गोपालाचार्य, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ये था इंडिपेंडेंस और पार्टीशन होगी इंडिया की, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद ये जो हमारा साइन है इस पर साइन कर देते हैं, कौन साइन कर देते हैं, ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन का पीएम कौन था, कैलमेट एटली, ठीक है, किस पे, माउंट बैटन के प्लान पे। और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, 1947 में मिल जाती है इंडिया को इंडिपेंडेंस, समझ गए यहाँ तक। और 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिल जाती है, 15 अगस्त 1947 को क्या मिल जाती है, हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। जो साइन था ये जून 47 में ही हो गया था, ठीक है, जून 47 में ही हो गया था। और 7 जुलाई को ये फोर्स में आ गया था। पर हम 15 अगस्त को क्यों बनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या बनाते हैं हम, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, क्योंकि एक महीना हमको क्या लग जाता है,
देखने में लग जाता है भाई इंडिया को हम राज कैसे करेंगे, ठीक है। जून में तो ये साइन पास हो जाता है, और साइन कब होता है, जुलाई में। साइन कब होता है, जुलाई में साइन होता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसके एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज क्या छोड़ते हैं, भारत छोड़ के चले जाते हैं, और इंडिया आज़ाद हो जाता है किन से, अंग्रेजों से। समझ गए। अब थोड़ा सा देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा सा देखते हैं 1971 और 72 में क्या हुआ, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो ये दो पाकिस्तान है, अभी आपको ये वाला जो एरिया ये क्या है, बांग्लादेश है ना, अब पहले इसे पाकिस्तान के अंदर ही था, ठीक। ये किसने अलग अलग करवाया था, ये करवाया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। इसको तो पाकिस्तान कह दिया, इसको किसको दिलवा दिया था, बांग्लादेश को दिलवा दिया, ठीक है। किसने, इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश नाउ, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको किसको दिलवा दिया था, बांग्लादेश को दिलवा दिया 1971 में, किसने, इंदिरा गांधी की हेल्प से, ठीक है। किसके कहाँ पे ये साइन हुआ था, भी पाकिस्तान और बांग्लादेश शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1942 में। किन किन के बीच में साइन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थे, पीएम ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, जुल्फ़िकार भट्टू पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने क्या साइन किया, शिमला एग्रीमेंट, और बांग्लादेश को दे दिया, और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। बेसिकली इनके बीच में जो इंदिरा गांधी का लॉजिक क्या था पता है, बेसिकली ये था, क्योंकि इधर ही पाकिस्तान है, इधर ही पाकिस्तान है, तो कभी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान इधर से भी अटैक कर देगा, इधर से भी अटैक कर देगा, जो इंडिया के बीच में सैंडविच हो जाएगा, ठीक है। इंडिया बीच में सैंडविच हो जाएगा, ये था इंदिरा गांधी का थॉट भी। अगर हम इसको अलग देश बना दें, इसको अलग देश बना दें, तो सैंडविच नहीं होएगा इंडिया का भी। ये था बेसिकली इंदिरा गांधी का थॉट, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो गया, बांग्लादेश अब अलग हो गया इंडिया से। बांग्लादेश किससे अलग हो गया, पाकिस्तान से अलग करवा दिया था किसने, इंदिरा गांधी ने 1971 में। और 1972 में क्या किया था, साइन हो गया था शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। ये था पोस्ट इंडिया एक्ट, समझ गए। चलो, ये था हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर। अंग्रेज़ों से आपको आज़ादी मिल गई, ठीक है। जैसे हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, एशियन भी होगी और मेडिवल भी होगी, ठीक है। ये हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट है यहाँ पे। अब हम कल से देखते हैं, मंडे से करेंगे नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट स्टार्ट। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा सब्जेक्ट आपने स्टार्ट करवाना है, ठीक है। और इस पूरे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे एग्जाम सफर टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलो, ये था आज का चैप्टर, जो मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मंडे को। ओके, थैंक यू।